आज की आपकी गोष्ठी साप्ताहिक गोष्ठी अध्ययन चक्र के रूप में नहीं है। आज इसका रूप है प्रशिक्षण का और ईसा मसीह की कहानी आपको कितना पता है नहीं पता है मैं नहीं जानता, लेकिन आज बड़ा दिन है। आपको बड़ा इरादा करना चाहिए और बड़े हौसले के साथ अपने सपने को पूरा करने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करने जा रहे हैं अपनी पिछली असफलता को सुधारने की। बोलने में आप गड़बड़ा जाते रहे हैं, तो आज की बातचीत का विषय है वक्तृता कला। वक्तृता मतलब संबोधित करना, भाषण देना, लेक्चर देना। यह सभी कलाओं की तरह से सीखने की चीज है। बिल्कुल उसी तरह जैसे संगीत, लेखन या दूसरी कलाएं, चित्रकला, वक्तृता कला भी एक कला है और कला है तो इसका प्रशिक्षण भी है, कला है तो इसका अभ्यास भी है, कला है तो इसमें आपकी दक्षता का विकास क्रम भी है। चरण दर चरण ही आप सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया का एक ही सूत्रीकरण हुआ है और वह है चूक सुधार पद्धति। आप गलती करते हैं, आप सुधारते हैं। जितनी गलती करते हैं और जितना सुधार लेते हैं उतना आपका सिद्धहस्तता, दक्षता, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि किसी भी सभा में, बैठक में, गोष्ठी में कैसे बोलें। कई बार आपको विषय पहले से पता होता है और जब विषय पहले से पता होता है तो आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं, लिख के या बिना लिखे, तैयारी करके, मैटर जुटा के आप अपनी बात कहने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पता चलता है कि जिस किताब से आपने मैटर जुटाया था उसी किताब से सबने मैटर जुटाया था, तो परिणाम होता है कि सबका भाषण एक ही हो जाता है। ऐसा होता है। दूसरा कि आपको विषय पहले से पता नहीं हो, आपके किसी दोस्त ने कहा आओ चल, कहा अरे चल ना, आप चल पड़ते हैं। उसको लेकर के गोष्ठी तक पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ तो विचार गोष्ठी चल रही है, विषय लिखा हुआ होता है और अचानक ये कहा जाता है कि आप पहली बार आए हैं, जरा आप ही बोलिए। अब आपके पास तैयारी का समय नहीं होता,
दिमाग का सहारा होता है। ये दोनों परिस्थितियों के बारे में सोचिए। तीसरी परिस्थिति यह होती है कि जब पहला वक्ता गोष्ठी को गड़बड़ा देता है, जैसे इस बार की ऊपर वाली पहली ही गोष्ठी, एक या तो चालाक या तो अबोध आदमी खड़ा हुआ और बोला यह आतंकवाद या सांप्रदायिकता क्या है मुझे तो पता नहीं, और धीरे से मुस्कुराया। और दूसरा विद्वान, उसका भी उस्ताद निकला, उसने कहा मैं संक्षेप में बोल ही नहीं पा सकता, इसलिए मैं सांप्रदायिकता और आतंकवाद दोनों समझाने जा रहा हूँ। तो आपका पूरा परिश्रम, पूरी तैयारी, पूरी प्रतीक्षा, समय, श्रम, धन का पूरा व्यय सामूहिक रूप से गड़ही में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। कोई भी ऐसा मूर्ख विद्वान या चालाक आदमी आपकी पूरे आयोजन को डुबा देता है। उसमें संभालने के लिए आपको क्या करना होगा? संचालक की सीमा होती है, वो वक्ता से कम ही बोले तो बेहतर है। कई बार संचालन करने वाले भी यह आत्म प्रदर्शन करने लगते हैं कि वो वक्ता को बुलाने के नाम पर गोष्ठी का 2/3 समय खुद ले लेते हैं, 1/3 समय में सभी वक्ताओं को बुला देते। तो रास्ता क्या है? वक्तृता कला इन सभी बिंदुओं को न केवल छूती है, बल्कि इनका आपके अंदर इतनी निपुणता विकसित करने का प्रयास करती है कि आप ऐसी कोई परिस्थिति सामने आए तो उसको हल कर ले जाएं, जैसा चाहे वैसा मोड़ ले। तो सबसे पहले हमको क्या सोचना चाहिए कि हम अपने हिस्से की बात करें। इसमें मुझे कवि का नाम नहीं याद आ रहा है, हो सकता है अभी अमित बता दे। एक कविता की एक लाइन बहुत प्रिय है मुझे, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। कविता का मतलब समझ में आया कि मकान किसी और का, पैसा किसी और का, साधन किसी और के, और हम कौन हैं? केवल दिमाग, जो अपनी व्यक्तित्व विकास की लड़ाई की तैयारी में एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सारा लोहा उन लोगों का, हम एक पत्थर जुटाने में यकीन नहीं करते। दिमाग अपनी केवल धार, दिमाग पत्थर दीजिए, ब्रेन वॉश कर दीजिए, दिमाग से गंदगी निकल जाए, फिर वो दिमाग चमकता दमकता रहेगा, जहाँ कहीं भी रहेगा। आंख से आंख मिलाने लायक कोई जियाला मिले तो मिले, नहीं तो वो धीरे से उसको दांव देके आप छटक ली, या बहुत प्यार से वो आपका मित्र बन जाए और आपसे कुछ न कुछ और पा जाए रोशनी। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप कहते हैं अपनी केवल धार, तो आपके अंदर संचित कितना है, आपने कितना इकट्ठा किया है, दुनिया को कितना पढ़ा है, समझा है, देखा है, सीखा है, महसूस किया है। जितना आपने महसूस किया उससे कम ही आप बता सकते हैं। और बात हो रही है बताने की कला के बारे में ही। तो उसका अब दूसरा फार्मूला है कि
यह मान लीजिए कि समूचे सभागार में सभी मूर्ख बैठे हैं, अकेले बुद्धिमान आप ही हैं, और तब बोलना शुरू कीजिए। जैसे ही आप कहते हैं कि मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में 2 शब्द कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 ही शब्द कहते हैं लोग और घंटा भर ले लेते हैं, और यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करने का कष्ट करें, तो वैसे ही आप सामने वाले को विद्वान और अपने आप को कमजोर दिखा देते हैं। ये कहने की कोई जरूरत। जब आप ये सोच लें कि अकेले आप ही समझदार हैं, तब पहला भय आपके अंदर से निकल जाता है, चूक का भय, गलती का भय। यह भय एक शब्द में, पारिभाषिक शब्द में व्यक्त किया गया, उसका नाम दिया गया फियर ऑफ स्टेज, स्टेज फियर, मंच का भय। मंच पर चढ़ते ही शुरुआती दौर में वक्ता की टांगे वाइब्रेशन मोड वाले मोबाइल की तरह थरथराने लगती, उसका गला सूखने लगता है, उसकी आवाज धीमे धीमे निकलने लगती है या नहीं निकल पाती है। तब आप किसी भी परिस्थिति में उसे वहां खड़ा होकर के देखिए और समझिए जहां अभी आप मुझे खड़ा हुआ देख रहे थे, कि व्यवधान न हो इसका मतलब व्यवधान अवश्य है, और जैसे ही व्यवधान होगा तो तार टूटेंगे। तो फियर ऑफ स्टेज, मंच का भय, वक्ता का सबसे बड़ा कमी होती है। आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? संकेतों से, मुंह से। मैं कोई टेप तो नहीं हूँ, कोई किताब तो नहीं पढ़ रहा, आपकी सेवा कर रहा हूँ। सोच करके टुकड़े टुकड़े में चीजें बटोर के दे रहा हूँ, लेने की कोशिश कीजिए। व्यवधान डालना हो 10-20 तो स्टूल ले आके पहले ही रख लीजिए, लेकिन रोज कहने पर भी आप रखेंगे नहीं, और उस समय समझेंगे भी नहीं अपने दिमाग से कि क्या करना है, और हर कदम पर मेरे ही दिमाग से चलने की कोशिश करेंगे और मेरे ही दिमाग को चलने भी नहीं देंगे। तो खेलब में खेले दे, खेलवे निगारक, ये ठीक नहीं। विषय पर आइए। अधिकतम यह हो सकता है कि 10 साथी आए और 10 साथी खड़े होकर के सुन लें, या आप खड़े होते जाएं, इशारा से उनको मुंह बंद करके खड़े होते करने के लिए चले जाए। बहुत तरीके हैं चुपचाप काम कर लेने के लिए। इस तरह व्यवधान तो अनुचित है। विकसित कीजिए अपने आप को, कम से कम बैठने उठने के तौर तरीकों के बारे में विकसित कीजिए। कैसनों बार कहा गया कि क्रम से कुर्सियां लगाइए, सीटें लगाइए, अंतिम आदमी की तरफ से बैठिए। आज भी बात शुरू करने के पहले कहा गया, तो विषयांतर तो आप करते, फिर से मैं विषय पे आने की कोशिश। अब की बार ऐसी गलती मत कीजिए। मुझे बार बार ये न कहना पड़े कि रिकॉर्ड कर लीजिए या अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। यह भी न कहना पड़े कि खटर पटर मत कीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि पहले जिस चीज से लड़ना है वो स्टेज फियर से लड़ना है। उस हिचक झिझक से, हेजिटेशन, संकोच से लड़ना है कि मैं कैसे बोलूं। लखनऊ के नवाबों की गाड़ी छूट गई, पहले आप में। नवाब लोग बहुत शालीन हुआ करते हैं,
हुजूर पहले आप तशरीफ ले चलिए। तो अब गाड़ी तो तशरीफ ले चलने का इंतजार नहीं करेगी, वो 2 मिनट ही रुकती है। और जब तक एक तशरीफ दूसरे को तशरीफ पहुंचावे तब तक दोनों की तशरीफ के बीच में गाड़ी चलाती है। तो किसी भी हालत में हाथ बढ़ाकर ले ले प्याला उसका है। पहलकदमी, इनिशिएटिव महत्वपूर्ण होती है। खेल में जो ऑफेंसिव खेलता है, आक्रामक खेलता है, वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो डिफेंसिव खेलता है, रक्षात्मक खेलता है, उसके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, युद्ध में, विचार संघर्ष में, तो वक्तृता कला में भी। ठीक है। जब दुश्मन आक्रामक खेल रहा हो, दुश्मन माने यहाँ वक्तृता कला में कोई दुश्मन तो है नहीं, एक विचार के इर्द गिर्द बातें चल रही हैं, पक्ष में प्रतिपक्ष में या कोई अन्य तीसरे पक्ष में बातें आ रही हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान, इस विषय पे आप बात कर रहे हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान के पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग दोनों के पक्ष में नहीं बोलेंगे, अमेरिका के पक्ष में बोलने लगेंगे उदाहरण के लिए, या कोई तीसरे चौथे पक्ष के लेके बोलने लगेंगे। तो जब सामने वाला ऑफेंस कर रहा हो, वो जब बैटिंग कर रहा हो, तो आप फील्डिंग करने के लिए मजबूर हैं। तो जब फील्डिंग कीजिए तो धीरज रखिए, जब फील्डिंग कीजिए तो धीरज रखिए। जब रक्षात्मक खेलना हो, जब आप सेकंड पर्सन है, श्रोता हैं, तो धीरज से सुनिए। विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कीजिए। कांग्रेस नहीं करना चाहती, चाही है, बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी ज्यादा चालाक है। कांग्रेस केजरीवाल की सरकार को 3 दिन के अंदर तोड़ने जा रही है। 3 दिन तोड़ दे, 3 दिन हम तोड़ दे, फिर चुनाव होगा, केजरीवाल को और दोबारा बहुमत मिले, इस बार पूरा बहुमत मिल जाएगा। तब आप जब गोष्ठी में बैठिए तो पूरे ध्यान पूर्वक सुनिए। जो भी वक्ता बोल रहा हो, आप अगर उसको सुने नहीं तो वही होगा कि हर वक्ता एक ही किताब से तैयारी करके गया और हर वक्ता ने कई भाषण दे दिया, और उसके बाद यह हुआ कि प्रतियोगिता का विजेता कौन बनाया गया। तो जिसने किसी की बात नहीं सुनी वो अध्यक्ष उठेगा, किसी एक को विजेता बना देगा, क्योंकि अध्यक्ष को क्या लेना देना है, न प्रतियोगिता से, न पुरस्कार से, न विजेता से, न पराजित से। वो तो सो रहा था पूरी प्रतियोगिता के दौरान, बुड्ढा का पकड़ के ले आया गया था, 7 वर्ष या नहीं था तो उसी पर गया। तो आपको ध्यान से वक्ता की बात सुननी चाहिए, उसके पॉइंट को नोट करना चाहिए, ताकि आपके पास मैटर इकट्ठा हो। और स्टेज के भय से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी शरीर की मुद्राओं को, अपने हाथ को, अपने पैरों को, अपने चेहरे को, अपने स्वरयंत्र के उतार चढ़ाव को बिल्कुल अभिनेताओं की तरह प्रैक्टिस करके निपुण कर लीजिए, उन पर अपना नियंत्रण बना लीजिए। मंच का इस्तेमाल कैसे करें उसके बारे में एक इसी हिस्से का, इसी बातचीत के हिस्से का टुकड़ा है। ध्यान दीजिएगा बाबू मेरी बात को। जो नीचे देखता है, आप आंख मिला के नहीं देखता, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं पाता। आई टू आई कांटेक्ट सबसे जरूरी होता है सीखने के लिए। ठीक है, सामने देखिए, मेरी आंख में देखिए, इधर देखिए, कुंता हटाइए। हाँ, तो मैं आपको पहला चीज बता रहा था कि वक्ता जब वक्तृता कला सीखना शुरू करता है तो उसके अंदर संकोच होता है कि मैं कैसे बोलूं। वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोलूं, वो ये भी नहीं समझ पाता कि मैं कितना बोलूं।
ऐसे में ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वह पूर्व वक्ताओं की बात के सहारे अपनी बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब अगला उसूल आता है, अगला सूत्र आता है कि किसी दूसरे के शिकार पर तीर मत चलाओ। दूसरे के हिस्से का खेल उसे खेलने दो, उसमें बीच में टपका आम की तरह टप से टपक मत जाओ। बोले वह जाता तो है, पूछा इन्होंने, किससे पूछा? मुझसे। अभी मैं जवाब दूं तब तक ये टपक गए। तो मैं जो इनसे करवाने जा रहा था वो तो रह गया। आपने बार बार देखा होगा ये रोज होते हुए। कई बार जो मन बना करके या अपनी अबोधता के चलते पूरे विचार विमर्श की दिशा को विकृत कर देते हैं या प्रभावित कर देते हैं, वह पूरी बहस को विषयांतर में ले जाके भटका देते हैं और हर आदमी उनके विषयांतर पर ही बात करने लगता है। तो दूसरे की खूंटी पर अपना कोट मत टांगिए, अपनी खूंटी गाड़िए, अपना कोट टांगिए। आत्मनिर्भरता, पैरासाइटिज्म नहीं, लता मत बनिए, बरगद का पेड़ बनिए, बलूत का पेड़ बनिए, बेहया का भी पेड़ मत बनिए। मतलब क्या हुआ इसका? कि कोई एक बात बोल दिया कि कौवा कान लेके भाग गया, तो अब आप कौवा के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अपना कान अपने कब्जे में रखिए, कौवा कैसे लेके जाएगा? अपने हिस्से की बात कहिए। सच कहना साथ ही अपने हिस्से का सच कहना। उसने कहा अपने हिस्से का कहा, सच कहा चाहे झूठ का, आपने जो कहना है अपनी बात कहिए। जब आप अपनी बात कहेंगे तो वो ओरिजिनल होगी, वो कागज का फूल नहीं होगी, वो उसकी बात का फोटो स्टेट नहीं होगी, वो उसकी बात को आगे बढ़ाने वाला, रसरी में गांठ डाल करके और रसरी को लंबा करने वाला ऐसा प्रयास नहीं होगा। अब की देखें आप लोग क्या करते हैं, मैं नहीं जानता। आपका नंबर दे दीजिए। बात नहीं करवाए ना सर, वो कहीं हम बात कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। अब सुनिए, समय हो तो, नहीं तो ऐसे में जब आप वक्तृता कला की बारीकियों पर सीखने की कोशिश करें तो ऐसे व्यवधानों को भी दिमाग में रखें। आप मंच पर भाषण देने के लिए गए, अभी आप बोलना शुरू किए, तब तक किसी का मोबाइल बज गया, तब तक पीछे से दो आदमी बतियाने लगे, तब तक चाय बांटने वाला आ गया। ऐसा कुछ भी हो सकता है और आपका समय बर्बाद हो गया, या सड़क पर से जोर जोर से बजता हुआ बैंड बाजा गुजरने लगा लाउड स्पीकर के। आपके लिए आपका समय सीमित है, पूरी गोष्ठी आपको नहीं दी जा सकती, 50 वक्ता है, तो बंधे नपे तुले शब्दों में, सीमित शब्दों में अपनी बात कहने का मन बनाइए। जब बोलना शुरू कीजिए, अनावश्यक संबोधन में समय बर्बाद मत कीजिए। जिसके पास कहने के लिए बात नहीं होती, उसका संबोधन इतना लंबा चौड़ा होता है कि वो उबाऊ होता है। और जो सबसे ज्यादा मूर्ख होता है वो उस नेता के बेटे की तरह से, जो अभी रंगायन में बोल रहा था, संग्राम यादव की तरह से, वो अनावश्यक सबसे ज्यादा बोलता है। वो 2 शब्द में कहता कि मैं आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ, आप यहाँ आ गए, अनुग्रहित हूँ, आभार, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उतर आता तो ज्यादा सम्मानित रहता। जान परत है काक बिक ऋतु बसंत के मान। काला कौआ, काली कोयल जब तक चुप है तब तक फर्क करना मुश्किल है। जैसे ही काव काव कर दिए
वैसे ही पता लग गया। और कभी भी अपनी बात में चमचागिरी मत कीजिए, किसी की भी चमचागिरी मत कीजिए। बोलना हो बोलिए, न बोलना हो मत बोलिए, दांव देके हट जाइए, चमचागिरी मत। बहुत से लोग अपने समय को, वक्तृता को विचार व्यक्त करने के बजाय आभार व्यक्त करने लगते हैं। मैंने बार बार देखा है, गिरजेश तिवारी मंच पर हुए तो विषय गया भाड़ में, वो गिरजेश तिवारी की प्रशंसा के पुल बांधने में ही लपक रहा। तो गधे की शादी, ऊंट की शादी और गधे का गान, बोला अहो रूपम अहो ध्वनि। संस्कृत की कहावत जानते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करने में समय बर्बाद नहीं। आपने उनकी प्रशंसा कर दिया तब उनका भी कर्तव्य बनता है कि आपकी प्रशंसा में कुछ बोले। अहो रूपम अहो ध्वनि गलत है। विषय पर आने के लिए, इन सारे व्यवधानों से निपटते हुए विषय पर आने के लिए, अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, पूरी गोष्ठी को अपने इर्द गिर्द केंद्रित कर देने के लिए मजबूर कर दीजिए लोगों की, आपकी खुंटी पर वो अपना कपड़ा टांगे, आपके बरगद के नीचे आके वो विश्राम करें, आपकी डाल काट के वो ले जाके अपने घर लगाएं। इस बात पर मजबूर कर दीजिए कि आपकी बातों से उनको रोशनी मिले। तब कब होगी है? जब उनके दिल को आप छुएंगे, जब उनको आप अपने अकाट्य तर्कों से परास्त करेंगे, जब वो आपकी बात को अपनी बात के तौर पर महसूस करेंगे या आपकी बात के सामने निरुत्तर अपने आप को महसूस करेंगे, तब वो आपको खोजेंगे। आप तक तो पहुंच नहीं सकते, तब वो आपको अपने अंदर खोजेंगे, तब वो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर खोजेंगे, किताबों के अंदर खोजेंगे। आपको खोजेंगे माने क्या? आपकी बात के मर्म को, आपका जो संदेश था, आशय था, आपके विचार थे, उनको खोजेंगे। मेरी बात स्पष्ट हो रही? तो ऐसे में हमेशा धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कीजिए। धारा क्या है? घनघोर अंधकार है, भ्रष्टाचार का, पूंजीवाद का, व्यक्तिवाद का, मैं बड़ा। अंधकार के विपरीत एक छोटा सा जुगनू एक कोने में दूर चमकता है, बीड़ी का एक टोटा कोने में एक आदमी सूटा मारा, थोड़ी सी चिंगारी की लपक चमकी, दूर अंधेरे में सिवान में दिखाई दे जाता है कि वहाँ कोई है। तो आप अंधेरे की चिंगारी बनिए, क्षण भर। अलांतम तेंदुकस्यैव मुहूर्तम अभिज्वल मां तुषाग्नि इव अनर्चि धूमा यस्य जिजीविषा। सूखे तिनके की तरह पल भर के लिए भभक के जल करके रोशनी, ऊष्मा और ऊर्जा बिखेरते हुए, प्रेरणा बिखेरते हुए बुझ जाना बेहतर है। भूसी की आग की तरह केवल धुआं उगलते हुए सुलगना बेहतर। इस रूप में संक्षिप्त शब्दों में, कम से कम शब्दों में रचनात्मक तरीके अपनी बात कहने का प्रयास करना सीखना होगा। तब आप विलक्षण वक्ता होंगे, तब आप सामान्य से हटकर वक्ता होंगे, जिंदा मछली होंगे जो धारा के विपरीत तैरेगी, बहेंगे नहीं। क्लियर है? तो मंच पर आप गए पहली बार, अब मेरा दिमाग फिर रव में आ रहा है, अब व्यवधान होगा। मंच पर आप पहली बार गए, मंच पर चढ़ने के पहले ही आपका नाम पुकारा संचालक ने, आप छठवीं कतार में कल्पना कीजिए बैठे हुए,
5वीं 6वीं 7वीं, बहुत पीछे नहीं। उसने अचानक आपको देखा, आपका नाम बुला दिया कि अब श्री फलाने आपको संबोधित करेंगे। उसके बुलाने और आपके सुनने के बीच लोग आपकी ओर मुड़ के देखने लगेंगे, आपको उठना पड़ेगा। आपके पास समय कितना? अपनी सीट छोड़ने से लेके डायस पर पहुंचने के बीच का समय, माइक के सामने पहुंचने के बीच का, इतना ही समय। कोई कागज नहीं, कोई कलम नहीं, कोई किताब नहीं उस समय आपके साथ। आपके पास आपका दिमाग है, आंखें कदमों को रास्ता दे रही हैं, उंगलियां हैं आपके पास, उंगलियों के कोर हैं। अपनी उंगलियों पर विषय को उपशीर्षकों में तोड़ दीजिए। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 वहाँ तक हर कदम पे जाते समय एक एक कदम पे एक एक पॉइंट तोड़ते मंच तक पहुँच जाइए। अगर आप 20 कदम चले वहाँ तक पहुँचने में, तो कम से कम 10 पॉइंट में आपका टॉपिक तोड़ लीजिए। 1 डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल पार्ट मार्क्सिज्म का सिद्धांत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है, द्वंद्ववाद का तरीका है, बताया है बार बार। आप लोगों को नहीं तो आपके पहले लोगों को, जो भी इसको और बार फिर से बता दूंगा। तो एक टुकड़ा छाटा, अब उस टुकड़े पे बोलने के लिए आपके पास मसाला हो गया। अगले कदम पे अगला टुकड़ा छाट लिया, उस पे बोलने के लिए मसाला हो गया। 8-10 टुकड़ा आपने तोड़ दिया विषय को। जब विषय को तोड़ लिया तो हर टुकड़े पे 2-2 वाक्य 5-5 वाक्य भी बोलेंगे तो आपका 5 मिनट का 10 मिनट का भाषण हो जाएगा। क्लियर? तो पहले तोड़ना सीखिए। जब तोड़ लिया तो उसको उधियाना सीखिए, रुई की तरह से ढूंढ दीजिए। दुनिया पुरानी रजाई की रुई को पहले टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है, फिर दांत पे अपनी मुंगरी से चोट मारता है, रुई उड़ती है, धुआं फैला दीजिए। बहुत सिद्धांत वक्ता जो होते हैं वो सम्मोहित कर देते हैं। वो दर्शकों से, श्रोताओं से हंसाना चाहे हंसा सकते हैं, रुलाना चाहे रुला सकते हैं, जब चाहे ताली बजवा सकते हैं, जब चाहे खड़ा करा सकते हैं, नारा लगवा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं। ये वक्तृता कला की क्षमता है। इतिहास लिखने वाले नहीं, बोलने वाले बनाया करते हैं। हमेशा अंतिम संघर्ष के पहले किया गया वक्तव्य ही निर्णायक होता है। सारी तैयारियों के बाद वही ट्रिगर पॉइंट होता है। कमांडर आखिरी स्पीच देता है और टीम टूट पड़ती है। तो वह स्पीच देने की ताकत आपके अंदर, फायर ब्रांड स्पीकर उसका नाम है, फायर ब्रांड स्पीकर, आग बरसाने वाला वक्ता, चिंगारियां बिखेरने वाला वक्ता, वो बनने की तैयारी आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला सबक क्या था, दूसरा सबक क्या था, तीसरा सबक क्या था, अभी जिस सबक पर हम बात कर रहे थे वो सबक क्या था? वो सबक था कि आप अपने पॉइंट को टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके हर पॉइंट पे कुछ करें। और जब आप स्टेज पे पहुंच गए तो मस्त हो जाइए, सहज हो जाइए। एक सांस लीजिए, पैर अंगद के पैर की तरह जमाइए। अगर स्पीच देने के लिए आपके पास माइक है तो आप माइक के सामने खड़े होने के लिए मजबूर होंगे। माइक के नीचे अगर टेबल लगी हुई है तो आप उस के पीछे छाती तक छिप जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बड़ा पोडियम जो होता है उसके पीछे आपका सारा शरीर छिप जाता है, ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। ऐसे टेढ़ी सी 2 फुट बाई 1.5 फुट की मेज होती है, एक माइक निकला। तब आपके दोनों हाथ और आपका छाती के ऊपर का
अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो माइक पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर लीजिए। हाथ कांपने के डर हो तो वो जो डाइस का वो है टेबल है उसको पकड़ लीजिए। माइक से दूरी, माइक से कितनी दूरी रखें। ज्यादा दूरी कर देंगे तो गड़बड़, कम दूरी कर देंगे तो गड़बड़। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जीवन भर माइक पर काम करते रहे और जब राहुल स्कूल में बोलने के लिए खड़े हुए तो एक नौजवान ने उनको सिखाने की कोशिश किया कि माइक से इतनी दूरी बना करके दे। उसने कहा वो विशेषज्ञ है, जो तुम सीख रहे हो रोज करता है। तो नाती कहे दादा से, दादा चला कैसे, क्लियर है। माइक से संतुलित दूरी, माइक को पकड़िए, 6 इंच के आसपास की दूरी रखिए। 6 इंच एक बित्ते से कम। एक बित्ता कितने इंच का होता है, कितने इंच का होता है पता नहीं, इंच नहीं पता, सेंटीमीटर नहीं पता है। बोले बड़ा छोटा होता है। बोले क्या मुकदमे देखने में जज ने पूछा, हाँ वो कत्ल का मुकदमा तुम गवाही, बोले देखा, हाँ साहब आंखों देखा। कैसे थे देखने में साहब, क्या बताएं, तो हल्के का समय था। तो इतना कैसा होता है, बोले बड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इतनी दूरी रखिए कि आप बोल सके और आपकी आवाज सुनाई दे। बहुत कटा देंगे तो घों घों करने लगेगा, बहुत दूर कर देंगे तो कैच नहीं करेगा। स्टेज माइक लगा हुआ है जो कि ऊपर ऊपर लटकता है, आप कहीं भी घूम के बोल सकें, या वो माइक पोर्ट वाला है, कार्डलेस माइक है जिसमें कहीं भी रखा हुआ है, आप कहीं भी लेकर के चल रहे हैं। तब पूरे मंच का स्टेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोडियम छोड़ के। तब बोलने वाले वक्ता अपना एक हाथ अपनी जेब में डाल ले सकते हैं, एक हाथ से माइक पकड़ ले सकते हैं, दोनों हाथ बिजी हो गए, हाथ की समस्या से मुक्त हो गए। टहलने में स्टेज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल टहल के बोलिए। अभी बोधी बनाम राहुल का जो वक्तृता कला पर आया था तो उसमें एक ने ये कला इस्तेमाल किया। अपने देश में सुभाष चंद्र बोस फायर ब्रांड स्पीकर के नाम से सबसे बड़ा नाम है। तो बोलने की भी अलग अलग समय से, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग स्तर के लोगों के बीच में, अलग अलग आयोजनों में शैलियां भिन्न भिन्न होती हैं। समझाने की शैली अलग है, क्लासरूम शैली, गोष्ठियों की शैली अलग है, विश्लेषणात्मक शैली, जनसभाओं की शैली अलग है, आम आदमी को संबोधित करने की शैली, अलग अलग शैलियां होती है। दोस्त से जैसे आप बतियाते हैं वो शैली अलग है, और जब लेक्चर देते हैं तो उससे क्यों हंस रहे हैं आप, कोई कारण है हंसी का है? थोड़ा बेटा बड़े हो जाइए। ऐसे में इन शैलियों को भी आपको सीखना पड़ेगा। वक्तृता की विभिन्न शैलियों को भी आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो कम समझदार आदमी के सामने कठिन कठिन शब्द बोलने लगेंगे और समझदार आदमी के सामने सरल सरल बोलने लगेंगे। अंग्रेजी जानने वाले से भोजपुरी में बात करने लगेंगे, भोजपुरी जानने वाले से अंग्रेजी में बात करने लगेंगे। कवियों के बीच में लेखक हो जाएंगे, लेखकों के बीच में कवि हो जाएंगे, तो गड़बड़ा जाएंगे। हथुआ के ब्याह में खुरपी का गीत ठीक नहीं, जैसा आयोजन, जैसा मौका, जैसे वहाँ बैठी हुई मंडली, जैसा विषय, वैसी आपकी बात। ये दक्षता भी आपको सीखनी पड़ेगी। अब ये हाथ बांधने की कला मैंने आपको बताई, पैर इस्तेमाल करने की कला बताई, हाथ खोलने की कला क्या? जादूगर
सुबह के समय आप 8 बजे जा करके देखेंगे तो फटही बनियान पहन करके, लुंगी पहन करके एक कोने में बैठ के सूरज ताकीज में बीड़ी सूखता हुआ दिखाई देगा। और रात को जा करके देखेंगे तो टिकट लगाया होगा, बड़ी सी पगड़ी चमकदार पहने हुए, लंबा चोगा, राजा साहब की तरह से लंबा चोगा पहने हुए और पटका उसका पंजाबी डांसरों की तरह लटकाया हुआ, और हाथ में इतना बड़ा एक डंडा लेकर के इसे इसे करता हुआ, बढ़िया सामक चुमक लगा करके चमकता दमकता उछलता कूदता दिखाई देगा। वही आदमी अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रूप में दिखाई। तो जो एक वक्ता है, वक्ता का कौन सा रूप आपको चाहिए, श्रोता से क्या करवाना चाहते हैं आप, आयोजन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप, उत्तराखंड की गंगा की तरह से उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं, दक्ष के यज्ञ की तरह से, या कि उसको और विकसित करना चाहते हैं, रचनात्मक या संस्था। आप दुश्मन के खेमे में बात करने गए हैं या दोस्तों के बीच बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, अभी वो जो ह्यूगो चावेज संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, दुश्मनों को ललकारने गए। मेरे दोस्त, सीनियर दोस्त नहीं समझ गए, नहीं समझ सके। मैं मानवाधिकार वाली गोष्ठी में गया तो मन बना के गया था कि वहाँ चल करके बढ़िया से खोआ कूटूंगा। कूटा, रिकॉर्डेड है, सुन सकते। आप जो करना चाहे, जो करवाना चाहे वो कर दे, करवा दे तो सफल वक्ता, न करवा पाए तो विफल वक्ता। तो जादूगर की बात बता रहा था कि जादूगर अपने हाथों, आंखों और गले से सम्मोहन करता, उसके पास और कोई औजार नहीं होता। हाथ की सफाई, जादू का नाम क्या है? हाथ की सफाई। हाथ की सफाई माने क्या? उसको अंग संचालन आता है। क्लासिकल भारतीय डांसरों की तरह से वो अपने हस्त मुद्राओं को क्षेपित विक्षेपित करने की कला जानता है। कब हाथ नचाना है, कब हाथ उठाना है, कब उंगली उठानी है, कब दूर दिखाना है, कब नजदीक छोटा करना है, कब बड़ा करना है, वो सारा कुछ। कब पीछे का बताना है, कब आगे की ओर ले जाना है, कब धमकाना है, कब ललकारना है, वो हाथ चलाने की कला जानता है। वो आपको सीखना है। पंकज ने कहा कि मैं जानता था कि अब आप उंगली उठाएंगे। जैसे ही आपने उंगली उठाया मैंने फट से फोटो खींचा। 1 सेकंड के लिए उंगली उठती तो पंकज की वो दृष्टि थी। पंकज कुशल अभिनेता, कुशल वक्ता बने। अश्विनी को आप बोलते हुए सुन चुके हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं हैं। तो कैसे आप बात में बात जोड़ते जाते हैं। एक वक्ता श्रोता को सोचने का समय देता है, कब? जब वह विचार विश्लेषण कर रहा होता है। एक वक्ता श्रोता को सोचने का बिल्कुल 1 सेकंड समय नहीं देता है, कब? जब वो धड़ 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 फायर कर रहा होता है, उसको सम्मोहित कर रहा होता है। तो शब्द निकलने की गति, 2 शब्दों के बीच में कितना गैप आप देना चाहते हैं, यह भी तय करने का कला आपको सीखना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? अब हाथ चलाना, स्वर यंत्र का उतार चढ़ाव, संबोधन में कहाँ आपको, मैंने बताया कि जल्दी जल्दी और धीरे धीरे, कहाँ आपको जोर जोर से बोलना है और फुसफुसा के बोलना है, और फिर ईसा मसीह आपके कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, खटखटाओ मेरे बच्चे तो सुना जाएगा। और आप जवाब देते हैं। खटखटाया तो इतना खटखटाया कि हथेलियां खून से तर हो गई। अब कितना खटखटाया? बोलते हैं पहली बार नहीं,
दूसरी बार नहीं, समी बार सुना जाएगा बच्चे, धीरज रखो। दोनों शैलियों का उदाहरण आपने देखा कि कब आपने जोर जोर से शब्दों का इस्तेमाल किया, गले का इस्तेमाल किया, कब धीरे धीरे से फुसफुसाहट वाली शैली में किया। तो ये बिल्कुल अभिनय कला की तरह से आपको वक्तृता कला में भी स्वर यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। कब आपकी आंखों से चिंगारियां निकलती हैं और कब ममता निकलती है, कब प्यार निकलता है, कब क्षोभ निकलता है, यह आपके चेहरे से भी व्यक्त होता है। यह एक कुशल वक्ता अपने चेहरे की पेशियों पर भी नियंत्रण रखता है। कब आंसू टपक जाते हैं, कब आंसू टपका देते हैं, ये भी आपको कवर करना पड़ता है। तो इतने सारे पक्ष शारीरिक स्तर पर हो गए जिनको कि आपको करना होता है। अब वो वैचारिक स्तर पर भगत सिंह कहते हैं कि जब नेतृत्व का बोझ मेरे कंधों पर आया तो मेरे अंदर से पुकार उठी कि पढ़ो, अध्ययन करो, अपने पक्ष का मंडन करने के लिए, विरोधियों के तर्कों का खंडन करने के लिए, अपने तर्कों के पक्ष में तथ्य जुटाने के लिए ज्यादा गहराई से पढ़ो। और जेल में भी बैठे हुए उन्होंने जेल डायरी पे पढ़ते हुए नोट्स बनाए, यानी उनके दिमाग में था कि अभी भी कोई बोलने के लिए मिल जाएगा। एक को वाक्य किसी ने कुछ पूछ दिया, जैसे उसने एक ही वाक्य पूछा, दो काम दे दुआ करेंगे किससे, मैंने कहा बिल्कुल सही, इससे कविता है चाहे दूंगा। अब हम उसको कविता तो नहीं सुनाने लगा, आया तुरंत खोजा दिया, संतुष्ट हुआ, बोला वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था, जैसे इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा। अगर पुरस्कार और सम्मान व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है तो प्रेरणा और दंड का सिद्धांत भी गलत है। तब लेनिन पदक नहीं दिया जाना चाहिए था। जब जनरल स्टालिन इतना बड़ा बड़ा धब्बा लगा के उस पर फोटो खिंचवाते हैं, वो नहीं खिंचवाना चाहिए, वो व्यक्तिवाद नहीं था। इस रूप में हम सामूहिकता का सम्मान करते हैं, सामूहिकता के अधीन जीते हैं, लेकिन व्यक्ति को उत्साहित करते हैं। तब मेजर के की टोपी और उस पर वो सितारा नहीं लगता। जैसे बड़ा कौन सामूहिकतावादी। फिर फिडेल कास्ट्रो ने तो गलत कर दिया, के को जंगल में सम्मानित कर दिया, उनका फोटो भी नहीं खींचा उस समय, क्योंकि कैमरा मोबाइल नहीं था। ये आपको बता रहे हैं कि कैसे आप चीजों को आत्मसात कीजिए, विविधता में आत्मसात कीजिए, विचारों को संपन्न कीजिए, अपने आप को समृद्ध बनाइए। यह कौन सिखा रहा है? भगत सिंह सिखा रहे हैं। कब आपको इसकी जरूरत महसूस होगी? तब नहीं जब आप पीछे बैठ के मुस्कुराएंगे, तब जरूरत महसूस होगी जब आपको टोली का नेतृत्व करना होगा। भगत सिंह ने कहा 23 साल की उम्र उनकी थी, 23 साल की उम्र आपकी। उन्होंने कहा कि जब नेतृत्व का बोझ मेरे कंधे पर आया तब मुझे लगा कि पढ़ो। तो क्या मतलब उसके पहले पढ़ते नहीं थे कि लिखते नहीं थे? पढ़ते भी थे, लिखते भी थे। ठीक है, तो इस रूप में आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। शहद की मक्खी की तरह से जगह जगह उड़ करके जा करके पराग इकट्ठा करके ले आकर के अपने छत्ते में इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको संश्लेषण करना पड़ेगा, और उस संश्लेषण के बाद, अमलगमेशन के बाद, वो सारे विचार पक करके आपके दिमाग में शहद के रूप में जब छत्ता भर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो टप टप टपकेगा। अब वो कामधेनु के थन की तरह उसमें समा नहीं सकता, जर्सी गाय के दूध की तरह वो अपने से बिना दूहे टपकता, इतना भर जाएगा। फूल की खुशबू, कटहल की गंध, महुआ का बगीचा, वह चारों तरफ बिखरता रहता है, मादक पसंद की तरह। तो संचित कीजिए,
अगर संचय हो गया, अभिव्यक्ति की ये कलाएं आ गई, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ फिर उंगलियों पर पॉइंट गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ आपको बोलने के पहले लिख करके पॉइंट नोट करके तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ आप स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली टॉपिक पर, दुनिया के किसी टॉपिक पर अपनी बात कह ले जाएंगे, प्रभावशाली तरीके से कह ले जाएंगे, प्रशंसित होंगे, अनुकरणीय होंगे, सम्मानित होंगे। और कितने भी तरीके से कितनी भी बात आप कह देंगे, बात आपकी एक ही रहेगी, बात एक ही रहेगी, क्योंकि हर आदमी के हिस्से का एक ही सच होता है। कबीर इतना लिखेंगे, मुक्तिबोध इतना लिखेंगे, लेनिन 58 खंड लिखेंगे, बात एक ही लिखेंगे। बात एक ही होती है, आदमी के अंदर की मूल बात। तो अपने हिस्से का सच, मैंने कहा कि दिमाग को झकझोरने की ताकत रखिए, दिल को छूने की ताकत रखिए, तब सारी किताबें कचड़ा है, कूड़ा है, भूरे कागज है। बुक्स आर ब्राउन, लाइफ इज ग्रीन। ठीक है, लाइफ इज ग्रीन, जीवन हरा भरा है, जिंदा है, किताबें मुर्दा है। 100 साल पहले की लिखी हुई किताब किसी ने किसी को देखा या किसी ने किसी को बताया, उसके मकसद से लिखा गया, आज के लिए नहीं, आपके लिए नहीं। आप उनके सारे लक्ष्मीबाई का पढ़ के क्या प्रिया भी घोड़ा लेके तलवार लेके उछलने लगेंगी? नहीं, प्रिया ऐसे 47 लेके चलेगी, क्योंकि लक्ष्मीबाई के जमाने में 47 नहीं थी, प्रिया के जमाने में है। वो घोड़ा लेके नहीं चलेगी, जीप लेके चलेगी। ऐसे में समझिए, आपको अपने इर्द गिर्द के परिवेश से निकला हुआ स्वानुभूत सत्य, केवल आप तो वचन दोहराने से काम नहीं चलेगा, आप पोथी पाले हो जाएंगे। बहुत भिक्षु है, तब तक घंटा बजाता रहूंगा, माओ के शब्दों को दोहराता रहूंगा, अर्थामंती अर्थामंती भारतीय क्रांति, भारतीय क्रांति, जन्मवादी, नवजन्मवादी क्रांति, पीढ़ियां गुजर गई दोहराते दोहराते, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पा रही। अपने इर्द गिर्द के सत्य को नहीं पहचान पाने के चलते हम सब लोग उपहास के पात्र बने हुए। जो आपने जिया है, उंगली कटने पर, पहली बार जिंदगी में जब मेरी उंगली कटी पांसुल से, तो मैंने देखा कि उंगली का हिस्सा थोड़ा सा सफेद हो गया। तब उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि वो लाल हो रहा है, तब देखा कि अब टपक रहा है। वह जो मैंने महसूस किया, वो सफेद होना देखना, जब मैं छोटा सा था, 6वीं 7वीं की उम्र का या और छोटा रहा होऊंगा, मेरे भाई ने मुझको उठा के पटका, और जब मेरे पैर हवा में उठे, जमीन पैर के नीचे से खिसकी, और जब मैं गिरा, उसके बीच में जो मैंने महसूस किया, वो मैंने न महसूस किया। पैर हवा में उठने और जमीन, बैल ने मुझको अपने सींग पे उठाया, लुकाया, और उधर से आते हुए बड़का भैया लोके गली में वो चल रहा था। मैंने समझा कि सब गाय जैसे चलती हैं, उसको भी मैं कुछ खुद जा रहा होऊंगा, क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन उसने उसको उठा लिया, टांग लिया। तो इस रूप में जो आपका स्वानुभूत सत्य है, आप पराजित हुए, बिलबिलाए, आप अपमानित हुए, ग्लानि महसूस किए, आपने गलती किया, अपराध बोध महसूस हुआ, ये आपके अंदर का किसी भी घटना का जो सच है। तब जब आप उसको शब्दबद्ध करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, वक्ता शब्दबद्ध करता है, श्रोता लिपिबद्ध, लेखक लिपिबद्ध करता है, चित्रकार चित्र में बांधता है, मूर्तिकार मूर्ति में बांधता है। तो जब आप उसको बांधते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि वो भी उसी तरह की पीड़ाओं से या प्रसन्नताओं से गुजरा हुआ होता है। मेरी मम्मी और मेरे पापा कविता पढ़ने वाले
हर आदमी को लगा कि ये बस मेरे ही मोहल्ले की कहानी, मेरी कहानी। ये कैसे हो गया? ये तब हो गया जब उस बच्चे की जगह खड़ा होकर के, मैं इनकी जगह खड़ा होकर सोचता हूँ तो मजा लेता हूँ, और जब इनको अपनी जगह खड़ा होकर के सहराता हूँ तो थोड़ा खुरदुरा हाथ है मेरा, खरहरा की तरह से। घोड़े को खरहरा से न माला जाता है, रेशम के टुकड़े से नहीं माला जाता। खरहरा में तो दांतेदार होता है, तो घोड़े को दौड़ाना है तो खरहरा लगाना पड़ेगा। तो खरहरा लगाता हूँ तो खराता है, कहीं कहीं खिला भी जाता है। तो ऐसे नहीं, आपको अपने हिस्से के सच को, अपने घर में आपने जब रोटी पहली बार खाई गेहूं की, कुछ नहीं था, गरम गरम रोटी थी, वो सुनहरी रोटी का पहला स्वाद, बगल में चटनी भी नहीं थी। आपकी माँ ने क्या बना के खिलाया था? चिरई है, वो आपने खाया था, उसका स्वाद जब आप बोलने में इस्तेमाल करेंगे। जब आपको पहली बार पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था, क्यों कि आप रेलवे स्टेशन पर सो रहे थे और देर रात थी, अभी जिसके घर जाना था उसके घर का दरवाजा खुला नहीं था, कोई टेम्पो मिल नहीं सकता था, ट्रेन ने आपको रेलवे स्टेशन पे उतार दिया। सिपाही जी, दरोगा जी में से कोई आया, आपको लेटे हुए देखा, उठाया, और अभी आप सो के जाग नहीं पाए थे तब तक पुलिसिया अभी आपसे पूछने के पहले जब पड़ गया, तो जिस चीज को आपने महसूस किया, जिस पीड़ा को सोनी सोरी ने महसूस किया, जिस अपमान को बहादुर शाह जफर ने महसूस किया, उसे जब आप खुद महसूस करें और उनकी जगह खड़ा होकर के सोचें और देखें और तब बोले या लिखें, तो आप अपने हिस्से जो जिए हुए हैं वह आपका सबसे तगड़ी पकड़ वाला हथियार है। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे तगड़ी पकड़ वाला अनुभव है। उससे आप तुलना कर दे, उसका अंदाज लगा ले दूसरे वाले का। किताबों में लिखा हुआ उसने किन लोगों के लिए कहा था उसकी कल्पना कर लेगा और तब उसका इस्तेमाल करें, तो ये सारे हथियार आपके हथियार बन जाते हैं और फिर आपकी बात के इर्द गिर्द दूसरे सबकी बातें बन जाती हैं। आज की बात मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि 5 बजने में 2 मिनट